तो आज का टॉपिक है अपना लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। अंधेरे से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी एक दो लेसन और हैं। कहने का मतलब है कि डार्क से लाइट की तरफ आ गए। अच्छी लर्निंग होगी। तो सीधी सी बात है, पहला क्वेश्चन, जब इस लेसन का नाम ही है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले हर कोई भी ये पूछेगा, अच्छा लाइट पढ़ रहे हो, व्हाट इज द लाइट? पहला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द लाइट? अब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, वो कहेगी जो चमकती है, जो जिसमें लोग दिखते हैं, जिसमें जो हमारे आंख पर पड़ती है, ऐसे वैसे कई बहाने करेंगे, वो बातें बताएंगे इस तरह से। लेकिन ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो व्हाट इज लाइट का मतलब क्या हुआ कि इनविजिबल एनर्जी। एक शब्द या एक वर्ड याद रखना, इनविजिबल एनर्जी। जिस प्रकार से एयर इनविजिबल है, एयर है लेकिन विजिबल नहीं है, आपको दिखती नहीं है। और बाकायदा आप सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, लेकिन क्या दिखती है क्या? एयर नहीं दिखती ना। वैसे ही क्या है कि लाइट है वो इनविजिबल है। तब आप फटाक से बोलोगे हमें तो ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो रेज गिर रही है वो थोड़ी दिख रही है। उनसे बाउंस होकर वापस रेज आंखों पर गिर रही है, वो थोड़ी दिख रही है। वो तो नहीं दिख रही ना। क्यों दिखेगी? ये तो एक एनर्जी है, इनविजिबल एनर्जी है लाइट जो है। और इसका उत्तर मिल जाएगा आपको जब आप इस इनविजिबल एनर्जी को किसी ऑब्जेक्ट पर डालोगे, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। अब लाइट जो है इस बोर्ड के ऊपर गिरी, बोर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट है, बोर्ड से ये एनर्जी बोर्ड पर आई सोर्स से। जो बल्ब है, लाइट का सोर्स है, एनर्जी इस बोर्ड पर गिरी, बोर्ड है ऑब्जेक्ट। सॉरी। और बोर्ड से बाउंस होकर, टक्कर खाकर मेरी आंखों पर गई, मेरे को बोर्ड दिखने लग गया। क्यों? आंखों से जो सेंसेशन है, जैसे दर्द का सेंसेशन, सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो सेंसेशन पैदा करते हैं, जैसे सुई चुभ हुई, दिमाग को फटाक से पता लग जाता है कि दर्द हो रहा है। टेम्परेचर हाई है, दिमाग को पता लग जाता है। तो ये सेंसेशन है। तो ये इनविजिबल एनर्जी बाउंस होकर अपनी आंख के माध्यम से दिमाग के अंदर के ब्रेन में सेंसेशन पैदा करती है, और अपने को ये बोर्ड दिख रहा है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड से बाउंस कैसे दिख रहा है? दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ ले, अरे भाई मैं दिखाई दे रहा हूं क्या तेरे को? क्यों नहीं दिखाई देगा? तेरे पर है इनविजिबल लाइट टकराकर बाउंस होकर मेरी आंखों में आ रही है, इसलिए तू दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ ना, व्हाट इज द लाइट? बाउंस, ऑब्जेक्ट का बाउंस होकर जो लाइट आपकी आईज के अंदर आती है, वो ब्रेन के अंदर क्या है कि सेंसेशन पैदा करती है। वो ब्रेन जो है वो एक पिक्चर जो ऑब्जेक्ट की है वो बनाता है और अपने को दिख जाता है। तो ये अब दूसरा टॉपिक आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिखराव भी। कोई भी लाइट जो है इसके ऊपर गिरी, आपकी आंखों को भी दिख रहा है, मेरी आंखों को भी दिख रहा है। कहने का मतलब है कि ये इन वेरियस डायरेक्शन इट बाउंसेज,
मतलब क्या है कि ये कई बाउंसेज ऑफ कई दिशाओं में इस तरह से यूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप ये भी कह सकते हो स्कैटरिंग ऑफ इनविजिबल एनर्जी, तो सबकी आंखों में जा रहा है स्कैटरिंग के कारण ये इनविजिबल एनर्जी। एनीवे, अब आगे का टॉपिक है अपने सोर्स ऑफ लाइट। अभी जैसे सोर्स क्या है, ये ग्लोविंग जो बल्ब है ये सोर्स जो इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट पर गिर रहा है। आप यहाँ डार्क कर लो, कोई ग्लोविंग चीज नहीं होगी। तो एक क्या है जो ग्लोविंग एनीथिंग, चाहे वो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कोई भी टॉर्च है, ग्लोविंग जो है वो एक सोर्स है, उससे लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, बाउंस होती है, अपने को दिखता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या है कि आप ग्लोविंग ऑब्जेक्ट्स कर सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो ग्लोविंग ऑब्जेक्ट, ग्लोविंग थिंग्स, कोई भी हो, ग्लोविंग थिंग से लाइट इन पर गिरेगी, ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी चारों तरफ। मैं भी यहाँ आपके लिए ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे पर है ग्लोइंग जो सोर्स है, उससे लाइट आई है, एनर्जी आई है, और वो आपकी आंखों पर गिर रही है, मेरे पर गिरकर बाउंस होकर आप पर जा रही है, तो मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। सन, सन भी तो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है भाई एनर्जी का। अपने फोटोसिंथेसिस पढ़ो या लाइफ पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, बगैर सन के, वो कहते हैं ना कि साक्षात देवता कौन है जो हमें दिखाई दे, वो गॉड कौन सा है, तो सन है अल्टीमेट एनर्जी। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का प्राइमरी सोर्स है सन। तो स्टार्स, सारे जो स्टार्स दिख रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो फार अवे है, दे आर फार अवे, दैट इज वाई दैट कैन बी कैन बी ए वीक सोर्स ऑफ लाइट। थोड़ी लाइट आती है क्योंकि फार है डिस्टेंस, लाइट ईयर्स डिस्टेंस है इनकी। कल पढ़ा था हमने डिस्टेंस नापने का यूनिट मीटर। अब इतनी सारी डिस्टेंस हो जहाँ सालों साल लगती है, और लाइट को पार करने, लाइट को डिस्टेंस पार करने, तो वहाँ यूनिट क्या है, मीटर से तो पार पड़नी नहीं। तो उस डिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए यूनिट बनाएगी लाइट ईयर। एक साल के अंदर जो लाइट चलेगी वो यूनिट हुई लाइट ईयर। वापस आ जाइए, सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है लाइट का। स्टार्स जो है फार अवे होने के कारण वीक सोर्स है। ओके, जो एनीथिंग ग्लोइंग है, जो ग्लो हो रहा है, चाहे कोई भी टॉर्च हो और चाहे बल्ब हो, कुछ भी ग्लो हो रहा है, वो सोर्स है। और तो और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, जुगनू सुना है, जुगनू अंधेरे में ऐसे चमकता है, वो फायर फ्लाइज, जुगनू फायर फ्लाइज, आग वाली मक्खी, सोर्स है इस इनविजिबल इनविजिबल एनर्जी का। और कुछ समुद्र के अंदर भी क्या है कि सीज ओशन में भी सर्टेन काइंड ऑफ फिश पाई जाती है जो लाइट का सोर्स है। समझ में आ रहा है? अब आइए आप इनमें डिफरेंस पता करते हैं, लुमिनस बॉडीज और नॉन लुमिनस बॉडी। तो लुमिनस का मतलब क्या होगा, सोर्स। लुमिनस मीन्स सोर्स,
लुमिनस हो गया सोर्स। जो लाइट का सोर्स हो वो लुमिनस है। तो अब आप बताइए कि स्टार लाइट का सोर्स है या प्लैनेट अपने अर्थ प्लैनेट पर रह रहे हैं। यहाँ कोई सोर्स थोड़ी है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉम्ब थोड़ी फूट रहे हैं जिससे लाइट निकल रही है। ये तो स्टार सन सन स्टार पर है। तो इटसेल्फ जो मतलब है एमिट करती हो लाइट, एमिट लाइट एनर्जी देम सेल्फ या इटसेल्फ, खुद लाइट पैदा कर रहे हो, सोर्स हो, वो लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस, वहां कोई सोर्स ही नहीं होगा, कोई लाइट एमिट होगी नहीं। हो गया ना डिफरेंस। एग्जाम्पल भी बता दिए, ज्योग्राफी के एग्जाम्पल है स्टार्स और प्लैनेट। अब ये लाइट जैसे साउंड के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है ना, मतलब क्या है कि उसको हवा चाहिए, यानी गैस चाहिए, उन वेव्स साउंड वेव्स को गुजरने के लिए एक मीडियम चाहिए, को वाटर यानी लिक्विड चाहिए, यानी सॉलिड, सॉलिड जैसे लोहे की पटरी है और है या ठोस चीज है, सॉलिड चीज चाहिए। तो ये मीडियम हो गया। मीडियम का मतलब अपने लिए जैसे कोई डिस्टेंस पार करते हैं तो आपने फटाक से क्या है कि स्कूटी ली, उस पर बैठ गए, तो आपका आपका मीडियम क्या है? स्कूटी। आप ट्रेन से गए तो आपका मीडियम क्या है भाई? हो गया ना, ट्रेन से जा रहे हो, वो जा रहे हो, व्हीकल का नाम ले लेते हैं, ये आपका मीडियम हो गया डिस्टेंस पार करने का। इसी प्रकार से आप स्टडी स्टडी करने का मीडियम क्या है? भाषा पूछ लेते हैं कौन सी, मतलब का आपको सहारा देने वाली चीज क्या है? वो मीडियम है। तो ऑप्टिकल, अब इसको क्या है कि कई कई भागों में अपने इसको पढ़ सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं जो आप जब आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो ये डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए आपको दिमाग में। व्हाट डू यू मीन ऑप्टिकल? ऑप्टिक लाइट, ये तो पर्यायवाची है। आप वो हिंदी में पूछ ले कि इनके पर्यायवाची बताओ प्रकाश के, तो बोले साहब एक तो लाइट है, एक ऑप्टिक्स है, ऐसा लिखना मत। मेटे मेटेरियल, ऑप्टिकल का मतलब क्या है कि मेटेरियल और नॉन मेटेरियल, वो मेटेरियल है या नहीं है, थ्रू विच लाइट एनर्जी पासेज, पार्शियली और होली, थोड़ी या ज्यादा उसके अंदर से होकर गुजर सके, वही मीडियम है। सीधी सी बात है। तो इस प्रकार के जिसमें से लाइट थोड़ी या ज्यादा गुजर सके, पार हो सके, चाहे वो वैक्यूम में भले क्यों नहीं हो, तो उसको ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑप्टिकल मीडियम्स? ग्लास दे देगा, आपको ग्रीजी पेपर दे देगा, आपको एयर दे देगा, आपको वैक्यूम दे देगा। तो आप सोचोगे यार वैक्यूम सही है या उपरोक्त सारे सही है, ये होगा। तो जिस जिसमें से लाइट मूव कर सके वो ऑप्टिकल मीडियम है। अब आइए, आप होमोजेनस का क्या मतलब है? होमोजेनस मतलब होमो मतलब समान, इक्वली।
इक्वली होमोजेनस, मतलब मीडियम का कंपोजिशन जो है, बनावट जो है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। कहीं गहरा डेंस है, कहीं लाइट है, तो झोल हो गया नहीं, ये तो हेट्रो हो गया। होमो होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस तरह का आपको किस में मिलता है कि इस तरह कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है हमें ग्लास में मिलता है। भाई ग्लास में मिलता है, प्योर एल्कोहल में मिलता है। कुल मिला के इस होमोजेनस मीडियम का एग्जाम्पल दारू का पेग, मतलब इटसेल्फ उसमें जो एल्कोहल है वो भी होमोजेनस है, उसमें से भी लाइट जा सकती है। जो ग्लास है उसमें से भी लाइट जा सकती है, होमोजेनस है वो। मतलब उनकी बनावट एक सी है, कहीं से भी ऐसा नहीं, कहीं गाढ़ा है, कहीं हल्का है, कहीं ओपेक है, कहीं पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, ऐसे नहीं। वैक्यूम, वैक्यूम में क्या जोर होगा, न वहां धूल के कण होंगे, न एयर होंगे, ना कोई वाटर वेपर होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो वैक्यूम भी होमोजेनस कंपोजिशन है, उसको होमोजेनस यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मीडियम है, इसको होमोजेनस मीडियम कहेंगे। हेट्रोजीनियस में समझ में आ गया, वो एयर है, कहीं तो डेंस है, कहीं हल्की है। तूफान आते हैं ना, कहीं उसमें धूल के कण ज्यादा है, कहीं पोल्यूशन ज्यादा है, कहीं कम है, मड्डी वाटर्स है, फॉग है। कहीं कई बार तो फॉग हल्का होता है, दूर तक दिखता है, ट्रांसपेरेंट। कई बार कंपोजिशन ऐसा होता है फॉग का कि आपको 1 फुट से डिस्टेंस से नहीं दिखता, 1 फुट से डिस्टेंस से बाउंस होकर आंखों पर एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये डिफरेंट कंपोजिशन वाले मीडियम है। एग्जाम्पल में आपको पूछ सकता है कि हेटेरोजेनस मीडियम बताए, कोई भी ABCD में इस प्रकार से। अब एक परिभाषा में डेफिनेशन के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांस आर पार, ट्रांस का मतलब क्या है, आर ट्रांस है, आर पार है। ट्रांसपेरेंट का मतलब, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि ये जो मीडियम है अलाउज करता है, मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है उसको अलाउ करता है जाने के लिए, कि जाइए आइए। ग्लास है, ये जिसमें से आर पार आपको दिखता है, वो जो कभी आ जाए क्वेश्चन इस प्रकार का, व्हाट आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, ABCD, आप देख लो, प्रयोग किया हुआ होगा आपका, जिसमें से दिखता है कि नहीं आर पार ट्रांस है कि नहीं, वो दे सकते हो। मतलब अलाउ करता है, गो थ्रू। और यदि पार्शियली अलाउ करे, जैसे ग्रीजी पेपर है, जैसे वो फ्रोस्टेड ग्लास है, खिड़कियों में लगाते हैं फ्रोस्टेड ग्लास, बाहर बाहर से दिखता है कोई है, क्लियर नहीं दिखता। मतलब क्या है कि जो उस ऑब्जेक्ट से, जो बाहर है जो ऑब्जेक्ट है, उससे जो एनर्जी बाउंस हुई है, लाइट हुई है, वो इस फ्रोस्टेड ग्लास से पार्शियली थ्रू, गो थ्रू है, पार्शियली, नॉट ओनली। तो उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। पार्शियली आ रही है इसलिए इसको लूसेंट, आर पार तो आ रही है थोड़ी, लूसेंट। एक होता है ओपेक, ओपेक इस प्रकार के करेक्टर को क्या कहते हो, ओपासिटी। ओपेक, डोंट अलाउ, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता। जैसे कि या सूरज है, या सूरज है, या धरती है, अब इससे रेज तो आ रही है ना, रेज, और चंद्रमा मान लो यहां है,
चंद्रमा यहाँ है, और कभी घूमता घूमता पूर्णिमा को क्या है कि बिल्कुल सीध में आ जाए यहाँ। तो इतने एरिया के अंदर क्या है कि ये जो पीछे जब जाएगा तो ये सूरज का क्या है, ये एरिया जो ओपेक हो गया ना, ये एरिया ओपेक हो गया, इसको इक्लिप्स कहते हैं। और ये चंद्रमा है, सूरज से रोशनी आ रही है, ये सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है। बीच में क्या है कि धरती आ गई पूर्णिमा के दिन, ये अमावस्या है। पूर्णिमा बोला है मैंने, जो गलत है, ये अमावस्या है। पूर्णिमा के दिन क्या है कि धरती बीच में आ गई, चांद पर की आ गई, यहाँ जो इससे रोशनी आनी होती है, ऐसा तो नहीं है घूम के ऐसे आ जाएगी रोशनी। ओपेक हो गया, ये आगे आ गया, ये धरती आगे आ गई। कुल मिला के कि ये धरती इस एनर्जी को चंद्रमा तक गो थ्रू होने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, डोंट अलाउ, इसलिए ये डार्क हो गया, शैडो आ गया। शैडो वाले जो पढ़ेंगे अपने, उसमें क्लियर हो जाएगा। अरे यार क्या है, शेप शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। एक किरण आ रही है क्या पतली, और पुंज आ रहा है क्या, बीम आ रही है क्या, इकट्ठी होके आ रही है क्या बीम, पॉइंटेड आ रही है क्या, पॉइंट से ज्यादा आ रही है क्या। पॉइंट का मतलब जिस जिस साइड से सोर्स से जो लाइट आ रही है वो शेप बन जाती है। कैसी शेप, पॉइंटेड शेप है क्या सोर्स की। पॉइंटेड शेप का मतलब है कि साइज ऑफ हेड ऑफ कॉमन पिन, जो ऑल पिन लगाते हैं कागजों में, उसका जो हेड होता है छोटा सा, ऊपर मोटा सा दिखता है, जिसके अंगुली अपने दर्द नहीं होता, हेड कहते हैं उसको, छोटा सा। इस पिन हेड साइज से यदि कोई लाइट आ रही है सोर्स से, तो उसको अपने कहते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब हुआ कि पिन साइज से बड़ा, बिगर, पिन साइज से बड़ा सोर्स है तो वो एक्सटेंडेड सोर्स हुआ। एक आता है रे ऑफ लाइट। रे किरण को ही कहते हैं। पाथ अलोंग डायरेक्शन, हमेशा आप जब भी लाइट को दिखाओगे तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी इसकी। ये लाइट रे जो है, किरण किधर जा रही है, रे, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, एरो से दिखाते हैं डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है, तो इसके अलोंग दी डायरेक्शन, ये एक किरण है अलोंग दी डायरेक्शन है, इसको रे ऑफ लाइट कहेंगे। और यदि बहुत सारी लाइट, जैसे बीम, आपकी गाड़ी के, आपके बाइक के, आपकी स्कूटी के आगे जो लाइट है, उसमें लाखों रेज, एक ग्रुप ऑफ रेज मिलकर एक बीम बनाती है, पुंज बनाती है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मतलब कलेक्शन है वो, इन लार्ज नंबर, किसका, रेज का। तो हम उसको कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेज मीन्स बीम। गाड़ियां सड़क पर चलती है तो सीधी बीम जाती है ना, और उसमें से लाखों की संख्या में रेज का वो कलेक्शन है जो सीधा जाता है, तब सड़क दिखाई देती है। सड़क पर गिरती है वो एनर्जी सोर्स से बीम के रूप में,
फिर टकराकर अपनी आंखों पर आती है वापस बाउंस होकर। तो ये शेप ऑफ पॉइंटेड एक्सटेंडेड रे ऑफ लाइट, ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आगे की क्लासों में याद कर लोगे तो सुख देंगे, याद नहीं करोगे तो दुख देंगे, ये बात है। तो अभी से पुण्य कमा लो, नहीं याद करने का पाप क्यों करते हो। अब आइए आप प्रूफ। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, लाइट जो है एक लीनियर रेक्टिलीनियर लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, रेल की पटरी की तरह से। लाइट एनर्जी जो है, जो इनविजिबल एनर्जी है, वो एक सीधी रेखा में चलती है। अब आप ये कहोगे आपने बोल तो दिया, लेकिन हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, प्रूफ क्या है। साइंस और कानून तो प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ के बिना कोई बात नहीं है। ऐसे गप आंक रहे हो, ऐसे बोलते हैं फिर लोग। मतलब लाइट का क्या है कि मैंने बोल दिया रेक्टिलीनियर प्रोपागेशन है, लाइन है सीधी, इस प्रकार से चलती है, सीधी प्रोपागेशन होता है। अब इस बात का प्रूफ क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब बहुत सारे प्रूफ हैं। आप एक तो ये ही रहा डे एंड नाइट, धरती एक्सिस पर घूमती है 24 आवर, तो आधे आधे सर्कल में डे रहता है, आधे में नाइट रहती है। तो है ना वो सर्कल ऑफ लुमिनस धरती का, कि ये सर्कल वृत्ताकार होता है धरती में, आधे में लाइट आधे में अंधेरा। यदि सीधी लाइन में नहीं चलती होती तो सूरज से जो इनविजिबल एनर्जी धरती पर गिर रही है, जो नीचे अमेरिका पर जो मतलब अपने इंडिया के अंदर है, वो कर्व्ड होती तो क्या है, लाइट क्या होता, वो ऐसे घूम के नीचे, जैसे कोई पानी जा रहा है कर्व्ड होकर, वो लाइट नीचे चली जाती है। अमेरिका में नाइट होती ही नहीं। ऐसे ही जब अमेरिका में डे होता है तो अपने यहाँ नाइट होती। तो यदि कर्व में चलती होती लाइट तो क्या होता, अपने भी डे होता, नाइट होती नहीं। ये बात है ना। तो ये एक प्रूफ है डे एंड नाइट होना, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का। शैडो, अब कोई भी शैडो आप देखते हो सूरज के अंदर, सूर्य की रोशनी में आप चलते हो तो कहते हैं ना कि छाया छाया की तरह से, ये हमेशा इसके साथ रहता है, छाया की तरह से। हर एक आदमी का जो शैडो बनता है वो उसके साथ ही रहेगा। उसकी जो शेप है, वैसी शेप वो छाया में बनेगी, वैसी शेप वो छाया में बनेगी, क्योंकि सोर्स से सीधी आ रही है लाइन। अब मेरे पीछे क्या है कि मेरी जो साइज है, वैसा अंधेरा है, डार्कनेस एक बाउंड्री बन जाएगी। कहने का मतलब है कि जो साइज है मेरी, वैसा का वैसा ही साइज बनेगा शैडो का। तो क्या मतलब हुआ कि सीधी आ रही है क्या, रेज, सोर्स से जो रेज है लाइट की, वो सीधी आ रही है, प्रोपागेशन सीधा हो रहा है। अब आप सीधी लाइट आ रही है, आपने आपने कभी नोट किया हो, कभी सिनेमा हॉल में गए हो आप, आपका ध्यान तो क्या पर्दे पर रहता है, लेकिन कभी आप ये भी देखना कि जिधर से वो लाइट पर्दे पर गिर रही है, पर्दा यहाँ क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन जो ऑब्जेक्ट है, उस पर जो
लाइट जा रही है वो सीधी होती है, अंधेरे में कभी आप पीछे मुड़कर देखना, रेज लाइट्स का कंपोजिशन पूरा का पूरा क्या है, कलेक्शन जो है उस ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर गिर रहा है, सीधा गिर रहा है। ऐसा नहीं कि इधर दीवार की तरफ जाके ऐसे जा रहा है, घूमता हुआ ऐसे ऐसे आ रही है उस स्क्रीन के ऊपर, सीधी जा रही। ये प्रूफ आप दे सकते हो। और सबसे बड़ा प्रूफ जो है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। आप लोगों के पास क्या है कि कारस्तानी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए नाइट के अंदर आप एक छोटी लेजर लाइट ले आते हो और वो दूर दूर तक सारों के घरों के अंदर इस प्रकार से फैलाते रहते हो, मतलब वो सीधी जाती है डायरेक्ट। जिस घर में वो लेजर लाइट भेजना था तो सीधी जा रही है। ऐसा नहीं कि आप उस सामने वाले घर की निशाना बंद है और जाएगी इस साइड में घूम के आपके पीछे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये प्रूफ्स है भाई कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अपने लाइट के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है भाई, सीधी सी बात ये है, पॉइंट वाइज एक एक करके जान लिया है। और व्हाट इज लाइट, मीडियम, इन सारों का अलग अलग ग्राफिक्स मैंने बना के रखा है आपके लिए इसमें। उसके नीचे जो है ना आप भर लीजिए, क्योंकि आपके आपको ये जो है लाइट्स याद हो गया अच्छी तरह से। और अब आप चलें शेडोज पर, थोड़ा सा रहेगा लाइट में पिन होल कैमरा, इमेजेस कैसे बनती है, इमेजेस देखिए। एक पिन होल है, मतलब पिन पिन का जो हेड होता है छोटा सा होल पिन जिसको कहते हैं, एक आपने होल बनाया, कोई गत्ता वगैरह ले लिया इस प्रकार से, कार्डबोर्ड ले लिया यार, एक होल बनाया, यहां कोई सोर्स रखा आपने, किसी सोर्स से लाइट ये पी क्यू पर आई है, पी क्यू, पी क्यू ऑब्जेक्ट है, इससे बाउंस होकर इसमें से लाइट जा रही है पिन होल में से। ये मैं बता चुका कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन करती है, सीधी चलती है। तो क्यू पॉइंट से चलने वाली लाइट जो है सीधी, इसका डायरेक्शन तो दिखाना चाहिए ना अपने को, किधर से लाइट, ये लाइन खींचने से क्या मतलब हुआ, ये पी क्यू से आ रही, ये डायरेक्शन एरो से। अब ये जो पी क्यू से आ रही है, और एक पिन होल में से जा रही है बाउंस होकर, पी क्यू ऑब्जेक्ट है, इससे रेज बाउंस होकर सीधी लाइन में इस डायरेक्शन में जा रही है। और इधर आपने क्या है कि एक स्क्रीन लगा रखी है, कोई काले कपड़े की, मतलब कि वो काले कपड़े की स्क्रीन लगा लिया आपने, उस पर क्या है क्लियर दिखता है ना, साफ दिखता है, इमेज साफ दिखेगा। तो इधर स्क्रीन है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ये काले कपड़े का जो पर्दा है वो मैंने बनाया नहीं, इमेज बना दी है। एक इमेज ये थोड़ी आपको बिगर दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, उससे भी छोटी ये दिख रही है। कहने का मतलब ये है कि ये छोटी दिख रही है, तो ये पर्दा जो है, पर्दे को ज्यो ज्यो आप पिन होल के पास लाओगे तो इमेज छोटी दिखेगी, स्मॉल स्मॉल दिखेगी। और दूर ले जाओगे
स्क्रीन को ऐसे दूर ले जाओगे तो बड़ी दिखेगी, और उल्टी, ये ऑब्जेक्ट सीधा है इस प्रकार से, और इमेज जो है रिवर्स। तो ये क्वेश्चन बना लेते हैं, पिन होल के पास, पिन होल कैमरा जो है, इसकी स्क्रीन को पिन होल के पास लाएंगे तो इमेज कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी और ब्राइटर दिखेगी, क्योंकि लाइट बिल्कुल नजदीक है इसके, ब्राइटर दिखेगी। और स्क्रीन को दूर ले जाएंगे पिन होल से तो बिग दिखेगी लेकिन लेस ब्राइटर दिखेगी। यहां ये क्वेश्चन बना लेते हैं पिन होल कैमरे में, ये ध्यान कर लेना आप। तो इधर स्क्रीन है, इधर ऑब्जेक्ट है, ये पिन होल है, इसमें से आप सीधी लाइन से रेज को डालिए और आप स्क्रीन पर इमेज लीजिए। आपकी इमेज बढ़िया होनी चाहिए, इंटेलिजेंट इमेज होनी चाहिए आपकी। तो ये पूछ सकता है कि पिन होल कैमरे में इमेज कैसे बनती है? इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनती है। इधर लाएंगे तो स्मॉल और ब्राइटर होगा, स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो बिगर और लेस ब्राइटर दिखेगा। अब आप एक बात और भी पूछ सकता है कि पिन होल को खुरच कर जो है ना, आप इस नाप का कर दिया, बड़ा कर दिया, इस तरह से बोरर लगाकर आपने पिन होल को बड़ा कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट बाउंस होकर जाएगी वो अंदर क्या है कि डिफ्यूज हो जाएगी, कई रेज चले जाएंगे, बीम्स जाने लग जाएंगी। तो अंदर जो स्क्रीन के ऊपर जो है क्या होगा कि टू और मोर इमेजेस ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इमेजेस जो है वो ओवरलैप करने लग जाएगी। ये कहानी है पिन होल कैमरे की, आपके कोर्स में है ये सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जब होता है तो जो अंधेरे वाला मैंने ना बताया ना, डार्क, इस तरह से इस पिन होल कैमरे को सूर्य ग्रहण को बोलते हैं ना कि गंदी किरणें निकल के आती हैं, हाजर्डस, जो आंख की रोशनी खत्म कर सकती हैं, इसलिए सीधे नहीं देखनी चाहिए। तो नहीं देखेंगे सीधा, हम पिन होल कैमरा लगा लेंगे सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए। पिन होल कैमरा कैसे लगाओगे आप? भाई सूरज की तरफ रखेंगे, ये सूरज हो गया अपना, ये ऑब्जेक्ट, और इसकी सूरज की इमेज जो है इधर स्क्रीन पर देखेंगे अपने काले पर्दे पर, इस तरह से। तो शुरू के अंदर जब ग्रहण शुरू होगा तो कैमरे में इस तरह की इमेज आएगी, सूर्य सूर्य मतलब इतना काला हो गया है, डार्क हो गया। और फिर क्या है कि ऐसे बढ़ता जाएगा ग्रहण, इस तरह से स्पॉटेड स्पॉटेड इमेज। अब इसको इन्वर्टेड तो कह नहीं सकते क्योंकि गोल है तो गोल रहेगा, इसको ऊपर कहोगे या इसको छोटा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बनेगा तो गोल ही, स्पोर्ट ही बनेगा। तो इस प्रकार से जो पिन होल और सोलर इक्लिप्स है वो इस प्रकार से देखा जा सकता है। पिन होल एंड नेचर, ये क्या पॉइंट है? नेचर, प्रकृति भी क्या पिन होल रखती है क्या? ऐसे कैमरे बनाती है क्या कार्डबोर्ड के और स्क्रीन काली करके ऐसे बनाती है क्या प्रकृति, नेचर? ये क्या टॉपिक हो गया भाई? सीधी सी बात ये है कि घना जंगल होता है,
कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं, एक घना जंगल था वहां एक भूत था, ऐसे नहीं। एक घना जंगल होता है तो उसमें क्या है कि जो सन रेज है वो एक पेड़ की जो लीव्स हैं वो ऑलमोस्ट रोक लेती हैं, सन रेज को नीचे नहीं आने देती वो लीव जो है। अब होता क्या है कि सन कहीं कहीं क्या है कि छोटा सा पिन होल बन जाता है उन लीव्स के बीच में, उस लीव्स के बीच में, उस लीव्स के बीच में, इस लीव्स के, वो ग्राउंड तक आ जाती है सनरेज। वो सनरेज ग्राउंड तक आ जाती है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, सोर्स भी है, सन है, और स्क्रीन है धरती, काला कपड़ा। तो उधर क्या है कि पत्तियों के बीच में से एक पिन होल बन जाता है, एक दूसरा पिन होल ये पत्तियों के बीच में, जो पत्तियों का झुरमुट है उसके बीच में जो पिन होल्स बने हुए नेचर ने बना रखे हैं ग्राउंड तक लाइट आने, उन पिन होल से क्या है कि बहुत सारी सन की इमेजेस मिलकर जो है नीचे एक क्या कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, एक ओवल पैच बना देती है लाइट का। इस तरह से नीचे इस तरह से लाइट के उस पेड़ के नीचे जो है जमीन पर इस तरह की लाइट के ओवल पैच दिखेंगे आपको। ये किस लिए बना? पिन होल कैमरे लीव से देखे, इधर से था, इधर से था, और ये दोनों जो इमेजेस जो है सारी मिलके एक ओवल शेप होगी बड़ी, और ये धरती के ऊपर स्क्रीन पर ये लाइट से ये कलेक्टिवली मेक्स बना लेती है, कलेक्टिवली मेक्स ओवल पैच ऑफ लाइट इन शेडो ऑफ ए ट्री। ये मैं समझाना चाहता था मैं पिन होल और नेचर से, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ सकता है पिन होल के अंदर। अब टॉपिक आता है अपना कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। ये तो अपने लाइट के बनाए थे पिन होल से, इनको शैडो मत समझ लेना। आपकी छाया बने पीछे, आपके पीछे, मतलब जो सोर्स है सामने, लाइट सामने तो बनेगी नहीं, पीछे ही बनेगी। जो लाइट का सोर्स और एक आप ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या है कि कोई ओपेक ओपेक स्क्रीन, चाहे वो काला कपड़ा हो और चाहे वो धरती हो, अर्थ हो, कुछ भी हो, मतलब वहां आपकी साइज की एक शेडो बनेगी। तो तीन चीजों कंडीशंस ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो के लिए तीन चीज जरूरी होगी ना। सोर्स ऑफ लाइट, सामने से सोर्स, अच्छा, ओपेक बॉडी टू ऑब्स्ट्रक्ट लाइट। ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में पढ़ा है ना आपने, बीच में आ जाती है, कभी धरती बीच में आ जाती है, कभी चंद्रमा आ जाता है, दोनों ही क्या ओपेक है, नॉन लुमिनस है, ओपेक है। यहां क्या है कि टॉर्च के सामने या गाड़ी की बीम के सामने आप आ गए, आप क्या ओपेक बॉडी हो, और आपने क्या है कि लाइट का जो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है। और तीसरा क्या है, ओपेक स्क्रीन, पीछे स्क्रीन होनी चाहिए। धरती जो है ओपेक स्क्रीन है, कोई ऐसा तो है नहीं एयर है या कांच है। एयर तो ट्रांसलूसेंट है उस फ्रॉस्टेड ग्लास की तरह से, तो वहां तो आपकी छाया बन नहीं सकती। छाया कहाँ बनेगी? क्लियर कट ओपेक होना चाहिए। अभी जो अपने डेफिनेशंस पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, उसमें तो तीन कंडीशंस are necessary for the formation of a shadow: source and obstructive body and opaque screen. ओके, आ गया समझ में? आपको पूछ सकता है एयर जो है, एयर क्या है? ट्रांसलूसेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आगे, शेडो भी समझ गए आप और यहाँ इमेजेस भी समझ गए आप,
तो शैडो और इमेजेस इन पिन होल कैमरा में, भाई यहाँ जो कंडीशंस थी शैडो बनने की वो तीन थी, वो तीन कंडीशनें मैंने बता दी। सोर्स, एक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट जो आप हो, और आपके पीछे स्क्रीन, ओपेक स्क्रीन, तीन कंडीशन बता दी मैंने ये। अब आइए पांच डिफरेंस शैडो और इमेजेस इन पिन होल में, पांच, देयर आर 5 डिफरेंसेस इन शैडो और इमेजेस इन पिन होल। देखो एक सरल सा तरीका है, कोई भी क्वेश्चन आता ही रहता है, ये डिफरेंस बताओ, उसमें नॉन ल्यूमिनस ल्यूमिनस में डिफरेंस बताओ, शैडो और इमेजेस इन पिन होल में डिफरेंस बताओ। तो किसी भी चीज में क्या है, किसी भी लेसन में डिफरेंस तो घुसा ही पड़ा रहता है। तो आप जो है एक साइड का याद करोगे, दूसरी साइड में बोलोगे नो 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 नो, या आप क्या बोलोगे दूसरी साइड में, उसकी अपोजिट बात बोलोगे, रिवर्स 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 रिवर्स। अब मैं कहूंगा कि शैडो जो है सीधी राइट राइट बनती है शैडो, तो जैसे आपका सिर है तो ऐसे ही सिर ऐसे ही बनेगा ऊपर, ऐसा थोड़ी है कि शैडो के अंदर आपका सिर नीचे हो गया, टांग ऊंची होगी, भाई रिवर्स इमेज तो नहीं है ना। लेकिन आपने याद किया शैडो के लिए कि राइट शेप, उधर क्या लिखोगे, नहीं, मैंने बताया ना अपोजिट लिख दो, उल्टी इन्वर्टेड इमेज, बस ऑलवेज इन्वर्टेड। एक तो डिफरेंस आ गया ना इसमें, अपने को 5 डिफरेंस देखने हैं ये। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जो रोक रखा है जो बीच में, तो शैडो का मतलब क्या है कि डार्क आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन बताता है ये शैडो, तो डार्क आउटलाइन ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट, पीछे, आपके पीछे आउटलाइन बताता है इस तरह से। ऐसा थोड़ी है कि आपने कौन सी शर्ट पहन रखी है, आपकी लंबाई चौड़ाई, मोटे हो पतले हो ये वो, बस मतलब आपकी शेप की एक आउटलाइन, साइज की एक आउटलाइन आ जाएगी, बस वो नहीं आएगी। लेकिन कौन सा कलर है, क्या चीज है, आपकी शक्ल कैसी है, वो आंखें कैसी है, वो सब इमेज में दिख जाएगी, कैमरा है ये। इसमें आउटलाइन दिखती है तो यहां लिखोगे आप, इसमें सारा सब कुछ दिखता है, सिर्फ आउटलाइन नहीं, सारी चीजें दिखती हैं, ऑल डिटेल्स दिखती हैं। दूसरा अंतर हो गया ये, जो शेडो है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। इस प्रकार के डांस भी देखते हो आप कई बार, वो हाथों को इस प्रकार से सोर्स ऑफ लाइट के आगे इस तरह से हाथ को इस तरह से, मतलब शेडो डांस, यूं आपको लगेगा कोई डांस ही कर रहा है जबकि वो शेडो डांस कर रही होती है। तो आपको शेडो तो मिसलीड भी तो कर रही है ना। शेडो में क्या लिख सकते हो आप, इट इज मिसलीडिंग। नहीं भाई, यहां तो इमेज में तो पूरी शक्ल दिखाती है यार। नो, मैंने कहा ना नो लिख दो, या उसका उल्टा लिख दो, नो। या शेडो सीधी, वहां ऑलवेज इन्वर्टेड। अब क्या है कि शेडो में एक खास बात ये होती है, शेडो क्या है कि जब सोर्स के पास आती है, ऑब्जेक्ट हूं मैं और शेडो के लाइट के पास जाऊंगा तो शेडो लंबी बनेगी, मतलब बिगर बनेगी। और जब दूर जाऊंगा सोर्स से तो छोटी शेडो बनेगी। पता ही, आप रात दिन देखते हो आप गाड़ी की बीम के
पास जाकर देखना, दूर होकर देखना, पता लग जाएगा स्मॉलर कब है, बिगर कब है, ये बात है। और इसमें तो ऑलवेज ऑलवेज स्मॉलर, ये जो चित्र जो है, ये यहां तक स्क्रीन पर लाइट जाएगी ना, ये बड़ा दिख रहा है आपको इमेज इससे, तो ये गलत हो गया। इसमें ऑलवेज स्मॉलर है, बस मैक्सिमम ये स्क्रीन पर आएगा कैमरे में। ऑब्जेक्ट्स की साइज हमेशा बड़ी होगी और इमेज की हमेशा साइज छोटी होगी, और उसको जो होल के पास लाएंगे तो और भी छोटी होगी। अब बड़ा टॉपिक रह गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़ लो भाई। रिफ्लेक्शन क्या है? एक फेनोमेना है, एक घटना है, एक हैपनिंग्स है। जो बीम ऑफ लाइट, कोई बीम आ रही है, बीम ऑफ लाइट मेरे पर आ रही है, यस, मैं शीशा हूं, पॉलिश्ड किया हो। वैसे तो मैं ओपेक बॉडी हूं, लेकिन मान लो कि मैं एक पॉलिश्ड और ब्राइटर एक मीडियम, बीम ऑफ लाइट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, मेरे से बाउंस होकर इधर उधर जा रही है। ये सरफेस है, ये पॉलिश्ड है। सोर्स, ग्लोइंग सोर्स से इससे जो सरफेस है, इससे बाउंस होकर दूसरी डायरेक्शन में, भाई आ तो रही है इस तरह से और जा रही है इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में बाउंस होकर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना in which a beam of light bounces off the surface of a brightly polished surface. ये surface है, brightly polished surface, in some other direction, रेज जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। पूरा डिटेल 7th क्लास में आएगा आपके रिफ्लेक्शन कि एंगल, जितना एंगल यहाँ बना है, मान लो ये 45 का एंगल बना है यहाँ, ये बीच में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और लाइट आ रही है इस प्रकार से, तो परपेंडिकुलर और लाइट के बीच में 45 का डिग्री है। इन अदर डायरेक्शन टकराकर ये पॉलिश्ड से इधर आ जाएगी, तो जितना कोण इधर है, इतना ही कोण से वो दूसरी डायरेक्शन में लेगी। ये एंगल वगैरह है, और जो कितना लेगी, क्या लेगी, ये नियम्स हैं, ये लॉ है, रूल्स है, वो आगे आएंगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगली क्लास में। अब अपने लास्ट में पढ़ देंगे मिरर। व्हाट इज द मिरर? जो सबसे ज्यादा बाउंस ऑफ करे, सबसे ज्यादा बाउंस ऑफ करे, ऐसा ऑब्जेक्ट है मिरर। मतलब कि स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो, कोई पॉलिश किया हुआ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच reflection of light takes place is mirror। तो लाइट का चैप्टर कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में इसको भेजना, टकरा कर वापस लेना, इतना सही बात। ठीक है।